स्वागत है आप लोग का। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे, उस कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। वह कहानी है प्रेमचंद की। वैसे इस कहानी को पढ़ते हुए लगता नहीं कि ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, क्योंकि हमने उनकी कफन कहानी पढ़ी है, अलग ग्योझा कहानी पढ़ी है, दूध का दाम, ठाकुर का कुआं आदि आदि कहानियां पढ़ी हैं, जिसमें चरम यथार्थवाद दिखता है। लेकिन ये कहानी एक अलग ही लीग पर चलती है। इसका थीम अलग है, प्लॉट अलग है, लेकिन कहानी इतनी भी बुरी नहीं है, पढ़ा जाना चाहिए। और जब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस कहानी का सबसे पहले हम सारांश जान लेते हैं, इसमें है क्या कहानी में। देखिए, कहानी में दो कैरेक्टर हैं। इसका नायक है दिलफिकार और नायिका है दिलफरेब। दिलफिकार दिलफरेब के प्यार में है और कोई ऐसा वैसा आशिक नहीं है। इसमें लिखा है कि जान लुटाने को आतुर वाला आशिक है, जान लुटा दे, जान निसार कर दे। मतलब बेसिकली जान लीजिए कि बेरोजगार आदमी है बिल्कुल। अब वो बैठा पड़ा है, भरा पड़ा है कि वो बस अपना ले उसके जो जिससे उसे प्रेम है, दिलफरेब। वो तो दिलफरेब के बारे में बोलते हैं, उसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि दिलफरेब सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब। बाप रे बाप, उसका ये सच्चा जान देने वाला आशिक है दिलफिकार। तो ये जाता है उसके महल में, जाता है उसके दरबार में, जाता है दिल फरेब की। तो दिल फरेब उसको टास्क पकड़ा देती है। वो कहता है हम तुमसे प्यार करते हैं। वो कहता है अभी पहले ये लेके आओ। ऐसे मतलब कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल चीज तुम मुझे ला कर दो, तब मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अब वो निकल पड़ता है। इससे पहले भी रोना पिटना गाना चल रहा था, लेकिन जब वो निकलता है उस चीज को ढूंढने के लिए, तब वो फिर रोना पिटना ऊपर वाले को याद करता है कि ऐसी कौन सी चीज है, कहाँ मिलेगी, कैसे ढूंढूं यार, मैं क्या करूं, ये वो मार, मतलब ऐसी मार उल जुनून बातें वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो एक जगह उसको उम्मीद की किरण नजर आती है। अब उम्मीद की किरण ही कहेंगे, क्योंकि अब आशिक इतना मर मर चुका है, इतना अपने आप को झोंक दिया है कि उसका अस्तित्व तो खत्म। उसको कंट्रोल तो वो कर रही है ना दिलफरेब, खुद के कंट्रोल में तो वो है ही नहीं दिलफिकार। तो उसे एक जगह आती है क्या कि एक आदमी को, कहीं बहुत लोग जो एक बेसिकली देखा जाए वो हत्यारा है, कातिल है, उसकी फांसी का प्रकरण पूरा चल रहा है। उसको फांसी देने की मतलब वहां जो लोग खड़े हैं उसको फांसी देना चाहते हैं। तो उसको फांसी देने के प्रकरण जैसे पूरा होने वाला ही है, तभी वो जो हत्यारा होता है उसको एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बहुत मासूम सा रहता है। वैसे बच्चे मासूम तो रहते ही हैं। वो भोला भाला मासूम हंसता खेलता आता है, तो उसको देख के उसका हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन मतलब उसके मन में कुछ भाव आते हैं कि मैंने कितने बेगुनाहों को मार दिया, मैंने कितना पाप किया, ऐसे करके आते हैं। तो उसको जब देखता है, वो बच्चे को देखता है, तो प्रेमचंद लिखते हैं जिन्होंने दम तोड़ते हुए लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। बताइए, जिसने इतने लोग को तड़पते देखा, हत्या की, मारा लोगों को, उसकी आंख से कुछ नहीं गिरा। लेकिन अचानक से जब उस बच्चे को देखा, उसका भोलापन देखा, तो इन सब चीजों को वो रिकॉल करने लगा, याद करके एक आंसू टपक पड़ा उसके। और उस आंसू को दिल फिगार जो था, इसका जो नायक, उसको जाके लपक लेता है। उसको लेके फिर वहां दिल फरेब के पास पहुंचता है कि मैं ले आया हूँ। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि ऐसा तो नहीं है क्या कि ये वो चीज ना हो,
जो दिलफिकार को चाहिए, जो दिल फरेब को चाहिए, क्योंकि जो दिल फरेब थी उसने एक कंडीशन भी अप्लाई किया था, कंडीशन रख रखा था, शर्त थी एक, कि अगर तुमने ऐसी चीज नहीं लाई और बेफालतू को तुम आ गए तो मैं तुम्हें फांसी पे टांग दूंगी। अब बताओ, जहाँ जान का भी खतरा हो वहां ऐसे मतलब भटक भटक के चीजें जुटाना, फिर उसके बाद ले जाना, फिर आना, फिर ले जाना। ऐसा बहुत बेरोजगारी थी उस समय। ऐसा पता नहीं क्यों ये कहानी लिखा प्रेमचंद ने, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन सुन लीजिए। फिर वो जा देता है और फिर उसके बारे में पूरा एक प्रकरण बताता है कि ये हुआ और यहाँ से ये आंसू ले आया। दिल फरेब कहती है जो तुमने बताया वो तो ठीक है, उस हिसाब से हाँ ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हो सकता है, लेकिन ये वो चीज नहीं है। लेकिन तुम्हारी मनसा अच्छी थी इसलिए मैं तुम्हें बख्श देती हूँ, तुम जाओ दोबारा कोशिश करो। अब फिर वो निराश होके दरबार से आता है, लौट जाता है। अब सोचता है अब कहाँ जाए, अब क्या करे, कहाँ मिलेगी वो अनमोल रत्न। फिर वो ऐसे ही घूमते घूमते जाता है तो देखता है एक जगह क्या देखता है वो, कि एक प्रेमी प्रेमिका युगल है, जोड़ा है जिसकी प्रेमिका मर चुकी है। वो लेटी हुई है, उसको जलाने का प्रकरण चल रहा है। तो जलाने का प्रकरण चल रहा है तो उसका जो भावुक पल देखता है कि उस प्रेमिका का प्रेमी उसके पैर के पास मत्था टेके रखा हुआ है। तो अब आग लगाने का प्रकरण चल रहा था, जैसे इसको आग लगाया, वो जब आग पूरा वो हो गया कि जल गई वो, तो उसके राख को उठा के वो दिल फरेब के पास ले आया। उसको कहने का मतलब ये था कि ये प्रेम का प्रतीक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अटूट प्रेम करता है, उसके जलने के बावजूद, उससे जलने के पहले भी मौजूद था, उसके जलने के बाद भी वहां मौजूद। इस वजह से यह एक सच्चा और पवित्र प्रेम है। तो उसके प्रतीक के स्वरूप में वह दिल फरेब के पास रखता है। कहता है कि तुम्हारा चयन ये भी अच्छा है। फिर उसको वो शकल दिखा देती है, अपना चेहरा दिखा देती है जिसके लिए वो मरा जा रहा था। अब वो देखता है, देखते कि मतलब एक नूरानी बिल्कुल चेहरा जैसे लगता है उसको, बहुत सुंदर चीज देख लिया है बहुत। अब वो उसी में मदमस्त हो जाता है, मतलब उसी में होश हवास खो बैठ। अब वो फिर बाहर अंदर चले जाए, आइए वहीं टकटकी लगाए देख रहे हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं, तब तक वो जो दरबारी होता है उसको बाहर फेंक देता है। और वहाँ कहता है कि जब ये चीज़ वो नहीं है, दूसरी चीज़ है, वो जाके लेके आओ, जब लेके आओगे तभी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। अब वो बिल्कुल पूरी तरह हताश हो गया, निराश हो गया। अब कहाँ जाए, इतना ढूंढने धाड़ने के बाद तो ये दो चीज मिली थी। पहली क्या थी, पहले आंसू थे, दूसरी थी प्रेमी प्रेमिका की राख, जली राख। अब तीसरी, अब क्या लेके आए, कहाँ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रास्ते में उसको वो मतलब कि फिर इससे निराश होकर वो मरने जाता है। पहाड़ी पर से सोचता है कूद जाऊंगा, लेकिन वहां एक इंसान मिलता है, उसको कहता है तुझे पूरब की दिशा में एक देश है हिंदुस्तान, वहां जाके मिलेगी तुझे सबसे जो चीज तू चाहता है वो चीज मिलेगी वहां जाके। अब वो कहता है ठीक है वहीं जाता हूँ मैं। अब इतना कह के वो आदमी जो था, कहते हैं कि जिब्राइल था या फिर किसी का दूत था या संदेश के तौर पर उसमें दिखा दिया गया है, तो वो गायब हो जाता है। फिर अब वो हिंदुस्तान पहुंचता है। हिंदुस्तान की जमीन पर जैसे कदम रखता है तो इधर क्या नाम है कि पूरा देखता है कि लोग मरे हुए हैं, कई लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। फिर वो बहुत लोगों की लाशें देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई युद्ध भूमि है, यहाँ युद्ध लड़ा गया या फिर यहाँ कोई जंग लड़ी गई, ऐसी भूमि उसको नजर आए। फिर वहाँ किसी के कराने की, वहाँ काफी लोग करा भी रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो करा रहा था उसकी आवाज सुनकर वो बोला कौन हो भाई तुम, यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला तुम मुझे नहीं जानते, मैं हिंदुस्तान भारत माँ का बेटा। ये कहता है, फिर वो समझता है कि ये कोई दुश्मन है मेरा,
जो सैनिक घायल रहता है, हिंदुस्तानी सैनिक जो घायल रहता है, वो समझता है दुश्मन है मेरे। कहता है तू कौन है? तो कहता है मैं भाई, वो भी समझ जाता है कि ये मुझे दुश्मन समझ रहा है। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं इस चीज़ की तलाश, मतलब कुछ बताता नहीं, लेकिन बस ये बोल देता है कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। फिर क्या हुआ कि वो अपने पास बैठाता है, वो जो सैनिक घायल है, मरने की अवस्था में है, मृत अवस्था में है, मतलब मृत अंतिम अवस्था में है। उसके शरीर से खून रिस चुका है, निकल चुका है, बहुत देर से वो लग रहा है कि घायल था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो वो बैठा, वो कहता है कि मैं इस हालत में हूँ कि तुम्हारा आतिथ्य सत्कार भी नहीं कर सकता, मतलब आओ भगत भी नहीं कर सकता, जैसे कोई मेहमान आता है तो उसकी जो खातिरदारी होती है वो भी नहीं कर सकता। फिर मार से कहानी सुनाता है, ये वो सुनाता है। फिर लास्ट में उसका जो अंतिम खून का जो टुकड़ा, खून का जो रिसाव होता है, अंतिम खून का जो बहना होता है, वो जो बहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसको लगता है कि हाँ, मिल गया, मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन मिल गया। उसको इतनी खुशी होती है, उसको उठाता है और दिलफरेब के पास फिर ले जाता है। फिर वो पूरी पृष्ठभूमि बांध देता है कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा हुआ, एक सैनिक मिला, ये बहुत यहाँ मिला। दिलफरेब मारो, उछल पड़ते हैं, यूरेका यूरेका, ये तो बहुत बढ़िया बात है, चलो हाँ, यही है वो चीज़। और ए जान निसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली। बाप रे बाप, सारी मेहनत वो की, सारा श्रेय ये ले जा रही। और तुझे कामयाब व सुरखरू किया, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। मतलब क्या भाषा लिखा है रे बाप। फिर वो एक तख्ती निकालती है जिसपे सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। एक बेरोजगार का किस्सा है जो अपनी प्रेमिका के लिए जद्दोजहद करता है, और राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति की जो छौंक लगाया है वो जबरदस्त है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी अच्छी कहानी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। अब पात्रों की बात कर लेते हैं। दिलफिगार, दो ही पात्र हैं, दिलफिगार है और दिलफरेब। दिलफिगार जिसके पास कोई काम नहीं, क्योंकि वो प्रेम कर रहा है, प्रेम भी तो एक काम है भाई, और क्या है। तो वो प्रेम कर रहा है, प्रेम इतना टूट के कर रहा है कि उसी में जान देने पे उतारू हो। और दिलफरेब है, दिलफरेब है, सुंदर है, अच्छी है, रानी है, सौंदर्य मल्लिका है, उसको वैसे भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत है वो जो काम कर रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो यही दो कैरेक्टर हैं, जो नल्ला कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, नल्ला भाभी जी घर में है, जैसे नहीं बोलते नल्ले आदमी, यही दोनों है नल्ले। तो बस दो ही कैरेक्टर हैं। उसके बाद हो गया सारांश, आपने देख लिया, पात्र परिचय भी हो गया। कथोपकथन की बात करते हैं। हाँ, इसके जो संवाद हैं इनके बीच में, वो थोड़ा अजीब है। मतलब बहुत बड़े बड़े संवाद हैं, छोटे संवाद हैं, जबकि संवाद थोड़े छोटे होने चाहिए और थोड़ा प्रभावी होना चाहिए। इसमें संवाद बहुत ज़्यादा है और कहानी को बेफालतू खींचा बहुत ज़्यादा गया, जबकि ये चीज़ कम में ख़त्म हो सकती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दिया गया। और भाषा शैली, प्रेमचंद की ये कहानी जो है, दुनिया सबसे अनमोल रतन, यह सोजे वतन में संकलित है। और सोजे वतन कब आई थी? जब प्रेमचंद लिखना शुरुआत कर रहे थे, मतलब जब प्रेमचंद नवाब राय थे, तब ये कहानी आई थी। और इस कहानी को आने में जब 1910 में आए थे ना, तो 1910 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने उन्हें हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिए जाएंगे। तो उस समय की रचना है, तो मान सकते हैं कि उस समय थोड़ा उर्दूपन वाली जो भाषा थी प्रेमचंद के साहित्य में, वो बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत सारे चीज़ों को आप पढ़ते हुए निकल जाएंगे, शब्द आएंगे और चले जाएंगे, आपको उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा। लेकिन मतलब ना समझ में आना कहानी समझने के प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगी, आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो भी इससे सवाल बनेंगे उसको आप हल कर लेंगे, चाहे ये वीडियो देख लीजिए या वीडियो देखने के बाद आप पढ़ लीजिए, आप सवाल हल कर ले जाएंगे।
आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। अब उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य क्या है? अब देख ही रहे हैं। अब प्रेमचंद ये तो नहीं चाह रहे होंगे ना कि सभी दिलफिगार की तरह हो जाओ और किसी दिलफरेब के चक्कर में पड़ के और बस घूमो। तो ऐसा तो नहीं चाह रहे। तो वो देश प्रेम दिखाना चाह रहे। राष्ट्रभक्ति क्या चीज होती है, देश प्रेम क्या, एक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए देश प्रेम कितना जरूरी है, ये वो दिखाना चाह रहे। और जो सैनिक हमारी सरहदों की रक्षा करती है, वो कितना त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं खुद का, उस चीज को महसूस कीजिए इस कहानी को पढ़कर। और वो चीज जब आप पढ़ते हैं तो आपको, आपके दिल में सरहद पर बैठे उन सैनिकों के प्रति संवेदनाएं उमड़ पड़ती। तो कहानी का उद्देश्य यही था। प्रेमचंद के बारे में भी हम लोगों ने जान ही लिया। 1880 में पैदा हुए थे लम्ही गांव में। बस अब कुछ जानने को बचा नहीं, इसमें सारी कहानी हो गई आपकी, इसमें ये वाली दिलफिकार और दिलफरेब की। तो अब हो गया, समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले एक शायरी तो इसी को पढ़ते हुए मुझे याद आई थी। ये शायरी है गालिब की कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बड़े बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले तेरे अरमान मगर कम निकले। धन्यवाद।